प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 990 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में गंगा की अविरलता बनाए रखने और प्रदूषण की मार से गंगा को मुक्त रखने के लिए अहम चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया पश्चिम बंगाल को विकास का तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। गांधीनगर में पीएम मोदी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। हीराबा का अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आज तड़के हुआ था निधन। पीएम मोदी की माताजी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और जानी मानी हस्तियों ने जताया दुख। कई देशों के नेताओं ने भेजे शोक संदेश। पीएम मोदी के साथ व्यक्त की संवेदनाएं। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को सैन्य अदालत ने एक और मामले में सुनाई सजा। 18 महीने तक चले ट्रायल के बाद भ्रष्टाचार के मामले में हुई 7 साल की जेल। अलग अलग मुकदमों में अब तक 33 साल की जेल की सजा पा चुकी हैं सू की। अदालती प्रक्रिया पर उठते रहे हैं सवाल। दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर पेले का निधन। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पेले के निधन पर फुटबॉल जगत में शोक की लहर। दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में हुए गंभीर रूप से घायल। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हुआ हादसा। देहरादून के अस्पताल में जारी है उपचार। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। गंगा की अविरलता बनाए रखने और प्रदूषण की मार से गंगा को मुक्त रखने के लिए ये बैठक काफी अहम है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने 990 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं, 20 सीवर उपचार संयंत्रों और 612 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क का उद्घाटन किया। परियोजनाओं से नवाद्वीप, कछारपाड़ा, हालीशहर, बैरकपुर सहित गारुलिया, तीतागढ़ और पानीहाटी के नगर निगमों को लाभ होगा। इनकी क्षमता 200 MLD की सीवर ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा 1585 करोड़ रुपए की लागत से 5 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कुल 5200 करोड़ की लागत से अधिक की रेल और मेट्रो इंफ्रा विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण किया। आधुनिक और सुरक्षित यातायात की दिशा में प्रधानमंत्री ने एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे सुरक्षा, सुविधा और आधुनिकता के साथ नई पहचान भारतीय रेलवे ने बनाई है। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी।
कोलकाता के लिए एक मेट्रो ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना की जोका तारातला लाइन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस लाइन पर 6 स्टेशन हैं। इसकी निर्माण लागत 2,475 करोड़ रुपए से अधिक है और दक्षिण कोलकाता को इससे काफी सहूलियत होगी। इस मेट्रो को प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश में मेट्रो नेटवर्क कुल 250 किलोमीटर का था, जबकि इन 8 सालों में ये बढ़कर 800 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच गया है। आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी बाग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 335 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने तकरीबन 2400 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, जिसमें बोंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन, डानकुनी चंदनपुर चौथी लाइन, निमितिया न्यू फरक्का डबल लाइन और अंबारी फरक्का न्यू मायानगरी गुमानीहाट डबलिंग परियोजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए अमृतकाल में सभी को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। आजादी के इस अमृतकाल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मां हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम अपनी मां हीराबेन की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। हीराबेन का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान बेहद सादा तरीके से किए गए, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट संबंधी ही शामिल हुए। विश्व भर के नेताओं ने पीएम मोदी की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। फुमियो किशिदा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्यारी मां हीराबेन मोदी के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मैं पीएम मोदी जी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा कि मां को खोने से बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन अगले साल जनवरी में प्रस्तावित है। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के अलावा अभिभावक और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता-पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे, ताकि छात्रों को उनकी सभी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के लिए परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि शुक्रवार 30 दिसंबर है। innovateindia.mygov.in पोर्टल पर पंजीकरण कर छात्र, माता-पिता और शिक्षक परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 में भाग ले सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए ये प्रतियोगिता खुली है। छात्र उनके लिए निर्धारित विषयों में से किसी एक पर अपने जवाब भेज सकते हैं। छात्र अधिकतम 500 अक्षरों में प्रधानमंत्री को अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। माता-पिता और शिक्षक विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छात्रों को जो विषय दिए गए हैं, उनमें हमारी आज़ादी के नायक, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, मेरी प्रिय किताब, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मेरा स्टार्टअप का सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा और विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल शामिल हैं। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपके मन में भी परीक्षा से जुड़ा कोई सवाल है जिसका जवाब आप प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, तो परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 में जरूर हिस्सा लें और खुद को एग्जाम वॉरियर बनाएं। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक की 3 दिन की यात्रा पर हैं। अमित शाह ने मांड्या में आज मांड्या जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की मेगा डेयरी परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही किसानों ने अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग की थी। अगर उस समय इस पर काम होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति कुछ और होती। आजादी के तुरंत बाद ही भारत के किसानों ने कोऑपरेटिव मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय से अलग हो, इसकी मांग की थी। उस वक्त अगर इस पर किसी ने काम किया होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति अलग होती। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर भारत के किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि विकास ऐसे ही बरकरार रहे तो जनता को, भाजपा को और मजबूत करना होगा। 2024 के चुनाव के पहले कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक के अंदर मैसूर मांड्या क्षेत्र के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। मोदी जी के आप हाथ मजबूत करिए
और देश को सुरक्षित बनाने का काम करिए। मोदी जी का संकल्प है कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाए, देश दुनिया में पहले नंबर पर हो। वो संकल्प पूरा करना है, देश को समृद्ध बनाना है, देश के गरीबों का कल्याण करना है और देश को सुरक्षित बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह तिरुवनंतपुरम के वर्काला स्थित शिवागिरी मठ की 90वीं वार्षिक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु एक महान सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने सांस्कृतिक एकता के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। भारत की महान संस्कृति के बारे में उनका संदेश न केवल केरल में बल्कि पूरी दुनिया में फैला। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसने भारत देश के साथ साथ दुनिया भर के जीवन जीने की राह दिखाई है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और वर्ल्ड पीस के जिन सिद्धांतों की ओर आज दुनिया आगे बढ़ रही है, इसके सूत्र हमारे भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देते हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह एक कार हादसे का शिकार हो गए। दिल्ली से घर लौटते समय रुड़की के नारसन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ को पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पंत की हालत पर कहा कि उनकी स्थिति अभी स्थिर है, उन्हें निगरानी में रखा गया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान गई, जबकि 3,84,448 लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में जान गंवाने वाले 83% कार सवार लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जबकि 46.6 दोपहिया सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कैलेंडर वर्ष 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर दिन 1130 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें तकरीबन 422 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आंकड़ा दोपहिया वाहन सवारों जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और कार सवारों का है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में 16,397 लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुई, जिनमें से 8,438 वाहन चालक थे। वहीं दोपहिया वाहनों की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 46,593 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 32,877 चालक और 13,716 पीछे बैठने वाले यात्री थे। सीट बेल्ट नहीं पहनने और दोपहिया वाहनों में हेलमेट नहीं लगाने वाले घायलों की संख्या पर अगर नजर डालें तो वर्ष 2021 में हेलमेट नहीं पहनने से 93,763 लोगों को चोटें आईं, तो सीट बेल्ट नहीं पहनने से 39,231 लोग गंभीर या मामूली रूप से घायल हुए। 2019 में हुए सड़क दुर्घटनाओं के मुकाबले 2021 में 8.1% की कमी भी आई है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 1.9% की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है, जो नियमों को नहीं मानने की वजह से जानलेवा साबित हुआ। 2021 में यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 69.6% लोगों की मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण 5.2% लोगों ने अपनी जान गंवाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, जबकि कार में सफर कर रहे यात्री और चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके हर वर्ष देश में यातायात नियमों का लाखों लोग उल्लंघन करते हैं।
आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में प्रति घंटा 47 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 18 लोगों की मौत होती है। सरकार के साथ साथ ये हम सभी का दायित्व है कि हम सड़क से संबंधित नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सख्ती से यातायात नियमों को लागू करने के साथ साथ भारत सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए देश भर में कई अभियान भी चला रही है, जिसके तहत क्रैश सेफ्टी, ड्राइवरों की योग्यता और क्षमता में सुधार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही मोटर वाहन कानूनों को और भी पारदर्शी एवं इसमें संशोधन भी किया गया है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आम नागरिकों को अपना मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो आम नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही हैं। इन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को किफ़ायती मूल्य में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अब तक करीब 9000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बेची गई दवाओं में पिछले साल के मुकाबले 35% का इजाफा हुआ है। जन औषधि केंद्र पर ये भीड़ बता रही है कि लोगों में जन औषधि के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और हो भी क्यों ना, जब सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा इनको इनके घर के पास मिल रही है तो इसका लाभ क्यों ना उठाएं। हाँ, ये दवा यहाँ की बहुत सस्ती मिलती है, बाहर वाले से यहाँ बहुत सस्ती मिलती है और दवा बढ़िया है। यहाँ जो बाहर जो दवा 200 रुपये की है, यहाँ 15-20 रुपये की दवा मिल जाती है। जी, दवाई लेने आए थे, यहाँ पे सस्ती मिलती है। जनिस दिया स्टोर पे डॉक्टर के दिखाया था, मतलब बाहर से बहुत सस्ती दवाई मिलती है यहाँ पे। मैं अभी दवा लेने आया था, यहाँ डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी मुझे। मैं जन औषधि केंद्र पे आया हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं, ये इनका जो रेट है, ये देखिए, मैं विटामिन सी लेने आया था। विटामिन सी की जो कॉस्ट है, यदि मैं मार्केट में जाता हूं तो वो कम से कम 60 रुपये की है, जबकि ये मुझे जन औषधि केंद्र पर मात्र 15 रुपये में मिली है। ये पाउच मैं बाहर से अगर परचेज करता हूँ तो ये मेरे को एक पाउच ही 50 रुपये का मिलता है, यहाँ मिलता है 10 रुपये में, तो इसलिए हम यहाँ से काफ़ी दवाई ले जाते हैं। गाजियाबाद के इस अस्पताल में डॉक्टर भी जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। अस्पताल परिसर में ही जन औषधि की दुकान है, जहां लोग बहुत सस्ती दर पर दवाएं लेते हैं। अधिकतर दवाइयाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। जो दवा नहीं होती उसको जन औषधि केंद्र से दिखा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये केंद्र खोल के बहुत अच्छा किया है। दवाइयाँ मार्केट से बहुत कम रेट पे हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, जिससे जन पब्लिक को बहुत ही सुविधा रहती है, उनकी पैसे की बचत होती है। देश भर में हर दिन 20 लाख लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाई खरीदते हैं। जन औषधि केंद्रों पर 1800 तरह की दवाइयां मिलती हैं। देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इस योजना का मकसद गरीबों और वंचितों की सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराना है। इस योजना से न केवल सस्ती दवाइयां मिलती हैं, बल्कि स्वरोजगार भी मिलता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। म्यांमार की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। नोबेल पुरस्कार विजेता सू की को हेलीकॉप्टर किराए पर लेने और उसका रखरखाव करने से संबंधित भ्रष्टाचार के 5 मामलों में जेल में डाल दिया गया था। 18 महीने तक चले ट्रायल के बाद उन्हें ये सजा सुनाई गई है। अब उनकी कुल सजा 33 साल तक हो गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार के दशकों के सैन्य शासक के विरोध की प्रमुख नेता आंग सान सू की को तख्ता पलट के बाद से हिरासत में लिया गया था। उन्हें पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती रही हैं। सू की ने अपने राजनीतिक जीवन का ज्यादातर समय सैन्य सरकारों के तहत हिरासत में बिताया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन का एक सैन्य जेट अमेरिकी वायुसेना के विमान के 20 फीट के दायरे में ये आ गया और ये दोनों जेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए विवादित दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे। अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा कि ये घटना 21 दिसंबर को हुई। इसमें चीनी नौसेना का J-11 लड़ाकू जेट और एक अमेरिका वायुसेना का RC-135 विमान था। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।